अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन देखे थे कि कैसे उन्होंने ये एक कॉन्स्टिट्यूशन कन्फेडरेशन का बनाया था। अब हम ये देखते हैं कि जब वो नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ मूव होते हैं तो उनको क्या मसाइल पेश आते हैं और उन्होंने किस तरह रिजॉल्व किए। तो सबसे पहले मैं आपको पिछले लेक्चर का रिव्यू दे देता हूँ ताकि आप टैली कर लें कि हम कहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बात शुरू होती है 1774 से, जब पहला जो है फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होता है। वहाँ पे इनकी बात नहीं बनती, आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन नहीं बनते। 1775 में दोबारा मिलते हैं और मिलिट्री प्रिपरेशन की बात होती है, जॉर्ज वाशिंगटन को हेड बनाते हैं। उसके बाद ये लड़ाई शुरू हो जाती है यूके से। 1776 में ये दोबारा 2 जुलाई को मिलते हैं और जॉन डिकिंसन नाम के बंदे ने एक आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन प्रोड्यूस किया आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन प्रोड्यूस किया और ये रेटिफाई हो जाता है आपका 1781 में। 1781 में आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। 1783 में आपकी जो है वो इंडिपेंडेंस हो रही है। इंडिपेंडेंस के बाद आप 3 साल तक यही कॉन्स्टिट्यूशन चलाते हैं और अब हो जाती है 1786। 1786 में आप फाइनली तंग आ जाते हैं और आप जो है मेजर लीडर्स जो हैं वो आके सोचने लग जाते हैं कि हम एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं। जो लीडर्स थे उनमें ये जेम्स मेडिसन थे, अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे और इनकी पूरी टीम थी। ये एनापोलिस यानी मेरीलैंड में बैठते हैं एक मीटिंग में 1786 में। तो 1786 में ये डील कर रहे होते हैं नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के मसलों को। पर इसमें काफ़ी स्टेट्स ऐसी थी जो चाहती थी कि फेडरल जो गवर्नमेंट है वो इतनी मजबूत ना हो, बस इसी तरह कन्फेडरेशन चलती रहे। तो काफ़ी जो स्टेट्स हैं वो इधर शामिल नहीं होती। पर हम आगे चल के देखते हैं, जब ये दोबारा 1 साल के बाद इन्हीं बंदों की कोशिशों की वजह से एक मीटिंग दोबारा से बुलाई जाती है फ़िलाडेल्फिया में 1787 में। तो ये बंदे जो है ये दोबारा से मसले रिकॉग्नाइज़ करते हैं। ये समझते हैं कि ये मसले जो है ये सॉल्व होने चाहिए हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि कितने इश्यूज़ थे और इन्होंने क्या-क्या उस इश्यूज़ के सॉल्यूशन निकाले थे। सबसे पहला इशू ये आ रहा था कि क्या हमें न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए या हमें उसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी चाहिए। ये एक एम्बीवैलेंस डिज़ायर थी। पता नहीं लग रहा था, आधी स्टेट्स कह रही थी उसी में अमेंडमेंट कर लेते हैं और लूज़ कन्फेडरेशन रहने देते हैं यूएसए को। पर कुछ कह रहे थे कि हम जो है स्ट्रॉन्ग फेडरेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट को हम तमाम वो पावर देना चाह रहे हैं जो वो उनकी आज एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम ये था। यहाँ पे बनते हैं फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। जो के थे एंटी फेडरलिस्ट वो कहते थे लूज कन्फेडरेशन रहे और हम अमेंडमेंट थोड़ी बहुत कर लेते हैं उसी आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन में। पर फेडरलिस्ट चाह रहे थे हम दोबारा से इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और सारी पावर सेंटर को दे दें। उसके बाद आते हैं इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे। रिप्रेजेंटेशन ये पहली दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन पहली दफ़ा बनता है तो ज़ाहिर है इनको नहीं ये इश्यूज़ पहली दफ़ा काफ़ी बड़े थे इनके लिए कि रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के हिसाब से दी जाए, इक्वलिटी के हिसाब से दी जाए या क्या होना चाहिए। तो वर्जीनिया जैसी काफ़ी जो बड़ी-बड़ी स्टेट्स थी इनकी, वो कहती थी कि बाय पॉपुलेशन दे दें आप हमें रिप्रेजेंटेशन। न्यू जर्सी जैसी छोटे स्टेट्स वो कहती थी अगर बाय पॉपुलेशन दे देंगे तो वर्जीनिया के 55 जो है पार्लियामेंट में बंदे हो जाएंगे, हमारे सपोज़ करें 5 होंगे, तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएँगे? इसलिए हर स्टेट के 5-5 मेंबर कर दें इस पार्लियामेंट में। फिर इसको इसको वर्जीनिया प्लान कहा जाता है, इसको न्यू जर्सी प्लान कहा जाता है और जो इनका कंप्रोमाइज़ होता है, ग्रेट कंप्रोमाइज़ यानी कनेक्टिकट प्लान, वो ये होता है कि हम 2 हाउस बना लेते हैं। एक है हाउस ऑफ रेप रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा है सेनेट। तो सेनेट में हम जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखेंगे और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हम पॉपुलेशन बेस्ड रखेंगे। एक बाई कैमरल लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस हो जाती है यूएसए में और इस तरह रिप्रेजेंटेशन का इशू हमारा ख़त्म हो जाता है। दूसरा इशू आता है स्लेवरी का। स्लेवरी का क्या इशू आता है? क्या ये काउंट करना चाहिए हमें पॉपुलेशन में? क्योंकि एक-एक बंदे ने 4-4 स्लेव्स ओन किए हुए हैं, क्या वो दो चारों मिला के एक बंदा बनता है? या ये 4 अलग से एग्ज़िस्ट करते हैं और इनको भी वोट करने का हक दिया जाए? या फिर दूसरा मसला ये था कि क्या इनको अलाउ किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं? तो यहाँ पे
एक 3/5 कंप्रोमाइज़ होता है कि जी अगर 5 स्लेव हैं तो हम उनकी जगह 3 जो है वो रिप्रेजेंटेशन देंगे, मतलब 5 स्लेव बराबर हैं 3 फ्री पीपल के, 5 स्लेव बराबर है 3 फ्री पीपल के। तो इस तरह इनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, इसी तरह इन पे टैक्स लागू होंगे और स्लेवरी को 20 ईयर्स तक चलने दिया जाएगा, यानी 1808 तक। ये इनके स्लेवरी से लेके कंप्रोमाइज़ होते हैं। अब आते हैं ट्रेड में, इनको क्या मसाइल थे और ट्रेड में जो है आपस में स्टेट्स क्यों लड़ रहे थे और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो ट्रेड में ऐसे समझे ये यूएस है आपका, ये नॉर्दर्न स्टेट्स हैं आपकी और ये साउदर्न स्टेट्स हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स में आपके पास इंडस्ट्रीज़ हैं, साउदर्न स्टेट्स में आपके पास एग्रीकल्चर है। तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ये चाह रही हैं कि इंपोर्ट्स जो हैं वो बैन हो जाए, नो इंपोर्ट्स बैन हो जाए। इससे क्या होगा कि बाहर से लोग नहीं खरीदेंगे, साउथ वाले नॉर्दर्न जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहीं से खरीदेंगे, तो नॉर्दर्न को फ़ायदा होगा। और साउथ वाले क्या चाहते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर है तो हमारा एक्सपोर्ट पे कोई भी ना लगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, टैक्स ना लगे। अब बाद में कंप्रोमाइज़ ये होता है कि नॉर्दर्नर जो हैं वो फ़िलहाल जीत जाते हैं। वो कहते हैं कि इंपोर्ट पे जो है टैरिफ लगेगा, आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते और लोकल इंडस्ट्री से बाय करें, पर एक्सपोर्ट पे जो है वो लगेगा। इंपोर्ट पे बैन लगना चाहिए, इंपोर्ट पे टैक्स लगना चाहिए, ताकि कोई भी बाहर की चीज़ यूएसए में ना मंगाए और अपनी लोकल इंडस्ट्री को ग्रो करे। जबकि अपोजिट में एक्सपोर्ट पे जो है वो कोई नहीं है आपकी रोक टोक, आप एक्सपोर्ट जितनी मर्जी करें उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों बंदे खुश हो जाते हैं, नॉर्दर्न भी और साउदर्न भी। उसके बाद है हम इलेक्शन और प्रेसिडेंट के और पावर जो है किस तरह डिक्लेयर करें। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होना चाहिए और ये क्या ये लाइफ टाइम होना चाहिए। तो ये डिक्लेयर करते हैं 4 साल की प्रेसिडेंसी का टर्म होगा एक। फ़िलहाल जो है मैक्सिमम टर्म यहाँ पे नहीं डिफ़ाइन करते। ये मैक्सिमम टर्म जाके एफडीआर के टाइम पे जब वो 4 टर्म्स लेते हैं तो तब जाके डिफ़ाइन होती है। ओके, उसके बाद है हमारे पास बिल ऑफ राइट्स का इशू। जो एंटी फेडरलिस्ट हैं, जो नहीं चाहते कि फेडरल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर में आए, वो उनका आर्गुमेंट ये था कि यूके जो है वो एक यूके जो है एक यूनिटरी गवर्नमेंट है, फेडरेशन नहीं है। यानी सेंटर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं और सेंटर के पास ज़्यादा पावर होने की वजह से हम देखते हैं यहाँ पे रिलीजियस परसिक्यूशन होती है, यहाँ पे पॉपुलेशन के मसाइल आते हैं, यहाँ पे 100 मसाइल आते हैं, जिस वजह से हम मूव करके आए थे अमेरिका में। तो हम नहीं चाहते कि यूनिटरी की तरह की गवर्नमेंट बने, हम चाहते हैं एक लूज़ कन्फेडरेशन बने और स्टेट्स के अपने अपने जो राइट्स हैं, अपनी अपनी सोवरेनिटी है वो एंजॉय करें वो। तो ये चाहते हैं कि अगर आप का फेडरेशन बना ही रहे हैं, अगर सेंटर को इतनी पावर दे ही रहे हैं, तो कम से कम ये करें कि आप उसमें राइट्स मेंशन करवा दें। आप कह दें कि राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इकोनॉमी है, अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास राइट जो है दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फ्रीडम्स हैं, डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें बिल ऑफ राइट्स में मेंशन कर दें। ये क्लेम है एंटी फेडरलिस्ट का। फेडरलिस्ट का क्या क्लेम है? फेडरलिस्ट कहते हैं कि आपको बिल ऑफ राइट्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आपके इलेक्टर्स हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटर्स हैं इसमें सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो भी तो लोगों से इलेक्ट होके आ रहे हैं। तो क्या ज़रूरत है? लोगों ने अगर लोगों के हुकूक कम होंगे तो लोग उस बंदे को सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। जब सिलेक्ट ही नहीं करेंगे तो आगे वो बंदा आएगा ही नहीं। तो फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट का यहाँ पे झगड़ा हो जाता है कि यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स को ऐड किया जाए या ना किया जाए। बाद में इसका एक एहतियाती तौर पे ये मूव लेते हैं, मतलब यहाँ पे अनरिजॉल्व रहता है, ये मैटर रिजॉल्व नहीं होता यहाँ पे। बाद में एंटी फेडरलिस्ट का ये क्लेम होता है जी हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या है, कोई इतनी बुराई तो है नहीं इसमें ऐड करने में, कोई मसला तो नहीं है ऐड करने में, ना ऐड करने में मसला नज़र आ रहा है पर ऐड करने में कोई मसला नहीं नज़र आ रहा। तो बाद में ये ऐड कर देते हैं जाके, वाशिंगटन अपनी प्रेसिडेंसी में करते हैं। जब ये 1789 में ये प्रेसिडेंट बनते हैं, उसके बाद ये फ़ौरन से बिल ऑफ राइट्स करवाते हैं। पहली 10 अमेंडमेंट होती हैं। चलें, उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया हमने आज बैठ के, ठीक है, पर ये रेटिफाई कैसे होगा।
तो इन्होंने डिक्लेयर किया कि अगर 13 में से 9 स्टेट्स इसको पास कर देंगी तो ये पूरे 13 कॉलोनीज़ का ही हिस्सा बन जाएगा, बाकी जो 4 स्टेट्स बचेंगी उनसे नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो है ये कैसे ये रेटिफाई करते हैं। अच्छा, 1787 को ये ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाता है और दोबारा से ये जो है रेटिफाई होने के लिए जाता है। 1790 में इसकी रेटिफिकेशन कंप्लीट होती है, जबकि जो ऑपरेशन में है वो 1789 में ये ऑपरेशनल हो जाता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, और इनका पहला प्रेसिडेंट आ जाता है। अच्छा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रोड आइलैंड जो है वो यहाँ पे लास्ट है जिसने जो है रेटिफाई किया था। सबसे पहले डेलावेयर था, ये एक दफ़ा चेक कर लें फिर भी। तो ये एमसीक्यूज़ भी है जो हैं ये साथ साथ कवर करते चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे इश्यूज़ ख़त्म हो गए हैं। ये इश्यूज़ थे और ये इनके कंप्रोमाइज़ेज़ थे। इस तरह से जो है यूएस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मसाइल ख़त्म किए थे। जो आप प्रेजेंट फॉर्म देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो ये नहीं है असल में, वो और भी इससे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उसमें 27 अमेंडमेंट्स होती रही हैं वक्त के साथ साथ। तो हम ये सारी अमेंडमेंट्स तो पढ़ नहीं रहे, हम ये कर रहे हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो 27 अमेंडमेंट्स के बाद आज 2023 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनका वो किस तरह है वो हम पढ़ते हैं, उनके क्या फ़ीचर्स हैं और क्या-क्या चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।